जरा सोचिए, एक ऐसा ऐतिहासिक पल जब एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के हाथ से पूरा का पूरा साम्राज्य निकल गया और कमान एक सरकार ने संभाल ली। आज हम बात कर रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की कहानी पर। ये बहुत बड़ा बदलाव था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने और मुनाफा कमाने के लिए बनी थी, वो एक पूरे साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी समस्या कैसे बन गई? यही सवाल हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की उस बेरोक टोक ताकत के दौर में ले जाता है। चलिए सबसे पहले चलते हैं 1784 से पहले के भारत में। उस वक्त क्या माहौल था? कहने को तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन ये कोई शांत शासन नहीं था। बिल्कुल नहीं। कंपनी के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे थे, भ्रष्टाचार अपने चरम पर था और भारत में एक तरह से अराजकता फैल रही थी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोशिश नहीं हुई थी। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था कंपनी पर लगाम कसने के लिए, लेकिन यह कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई। बहुत कमजोर थी। कंपनी की जो राजनीतिक और सैन्य ताकत थी ना, उसके आगे यह कानून टिकी नहीं पाया। जब 1773 का कानून नाकाम हो गया तो यह साफ था कि अब कुछ बड़ा और मजबूत करने की जरूरत है। और बस यहीं पर 1784 में ब्रिटिश सरकार ने सीधा हस्तक्षेप किया, एक ऐसा कदम उठाया जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो 1784 में उस वक्त के प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर एक नया और इस बार कहीं ज्यादा मजबूत कानून लेकर आए। इसे ही हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका मकसद एकदम साफ था, पिछली गलतियों को सुधारना और भारत में कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार का पक्का कंट्रोल स्थापित करना। इस एक्ट ने एक बहुत ही कमाल की व्यवस्था बनाई, डुअल कंट्रोल सिस्टम, यानी दोहरे नियंत्रण की प्रणाली। ये पावर को बांटने का एक बहुत ही अनोखा तरीका था और यही इस पूरे कानून का दिल था। तो ये दोहरा नियंत्रण आखिर था क्या? देखिए, कागज पर तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों मिलकर भारतीय क्षेत्रों पर शासन करते थे। लेकिन क्या ये बंटवारा बराबरी का था? नहीं, बिल्कुल नहीं। पावर को इस तरह बांटा गया। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चलाते थे, उनका काम अब सिर्फ व्यापार, देखो मतलब सारे कमर्शियल मामले। और दूसरी तरफ एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, और इनके पास थी असली पावर, सारे राजनीतिक, नागरिक और सैन्य मामलों का अधिकार। एकदम साफ साफ लकीर खींच दी गई थी। तो असली ताकत किसके हाथ में थी? सारी की सारी पावर इस नए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थी। ये 6 सदस्यों की एक शक्तिशाली बॉडी थी, जिसे सीधे सरकार चुनती थी। और सबसे बड़ी बात, व्यापार को छोड़कर हर मामले में, चाहे वो युद्ध हो, कोई संधि हो या एडमिनिस्ट्रेशन, आखिरी फैसला इसी बोर्ड का होता था, जो सीधे ब्रिटिश संसद को जवाब दे था। और इसका असर सिर्फ लंदन तक ही नहीं रहा, इसने भारत के अंदर भी ब्रिटिश सत्ता को सेंट्रलाइज कर दिया। गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से ऊपर, यानी सुप्रीम बना दिया गया। इससे एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा कंट्रोल में आ गया। अब भारत में एक ही मजबूत आवाज थी। इस दोहरे नियंत्रण और सेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? नतीजा यह था कि अब संप्रभुता, मतलब असली हुकूमत, पहली बार पूरी तरह से कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई थी। इस एक्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसने सिर्फ नियम नहीं बदले, इसने सत्ता की भाषा ही बदल दी। इसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, वो अधिकार के असली ट्रांसफर का एक खुला ऐलान थे। इस एक वाक्यांश पर गौर कीजिए, भारत में ब्रिटिश संपत्ति। ये 3 शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये पहली बार था जब कंपनी के जीते हुए इलाकों को ऑफिशियली ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। इस एक वाक्यांश ने साफ कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब कोई स्वतंत्र शासक नहीं है, बल्कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन काम करने वाली बस एक एजेंसी है। तो इस एक्ट ने सत्ता तो बदल दी, लेकिन इसकी विरासत क्या रही? चलिए इसके लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों पर एक नजर डालते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पिट्स इंडिया एक्ट ने वो कर दिखाया जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं कर सका था। इसने उस बेगाम कंपनी को मजबूती से ब्रिटिश संसद के कंट्रोल में ला दिया और भारत में ब्रिटिश शासन को एक स्थिर ढांचा दिया। इस एक्ट का महत्व इस बात से भी पता चलता है कि कितने लंबे समय तक चला। 1773 की नाकामी के बाद 1784 में आया यह कानून अगले 74 सालों तक, यानी 1858 तक भारत में ब्रिटिश शासन का आधार बना रहा। यह सीधे सीधे ब्रिटिश राज की स्थापना का रास्ता तैयार कर रहा था।
और यही इस एक्ट की सबसे बड़ी विरासत थी। इसने लगभग एक सदी के ब्रिटिश प्रशासन की नींव रखी, भविष्य में होने वाले सुधारों के लिए दरवाजे खोले और आखिरकार ब्रिटिश राज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी कहानी बिल्कुल अलग है। तो ये एक्ट ब्रिटेन के लिए तो एक समाधान था, जिसने एक अनकंट्रोल्ड कंपनी पर लगाम कसी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सीधे नियंत्रण के इस नए युग का भारत और यहाँ के लोगों के लिए क्या मतलब था। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के इस अध्याय के व्यापक परिणामों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है।